बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आजकल जैसे उम्मत मुस्लिमा पर हालात चल रहे हैं, इसका तकाज़ा ये है कि हम कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। आज हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए हैं हमारी नाफरमानियों की वजह से। अफ़सोस, हम दुनिया वालों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जिसके कब्ज़े में सारी इंसानियत की मदद है, हम उसकी तरफ रुजू नहीं कर रहे। इसलिए मैं हुक्मरानों से भी इल्तिमास करूँगा कि आप इज्तिमाई तौबा की तरफ इस उम्मत को लगा लें, कि इज्तिमाई तौबा करें कि अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया है, अल्लाह तू हमें मुआफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी आज की अच्छी बात। आज की खबरें कौन सी हैं जी? पहली खबर है, अरकान की मौजें, 1 अरब रुपए खर्च, परवेज़ इलाही सरकार को बचाने के लिए नई चाल। जिना अस्पताल में 32 करोड़ की लागत से MRI मशीन नर्स, गोहर एजाज ट्रस्ट फाउंडेशन मुफ्त अद्वियात देगा। डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा। और लाहौर पार्किंग कंपनी का मुस्तकबिल क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये थी जी आज की खबरें और इनकी डिटेल्स क्या हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और रिजवान नकवी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहली खबर पे आ जाते हैं। तवील तरीन इजलास हुआ है। इजलास का एजेंडा क्या है वो तो आपके साथ आगे चल के ज़रूर हम शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उमर असलम की ये खबर है, ये भी मेंशन किया है कि अरकान की मौजें लग गई हैं और 1 अरब रुपए खर्च होंगे। राव साहब आपसे आगाज़ करते हैं, कहाँ खर्च होंगे, किन अरकान की मौजें लगी? अच्छा, ये आप पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं या मोहम्मद खान की असम्बली की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो मोहम्मद खान पंजाब भट्टी असम्बली, दो इसमें है। अगर ये पंजाब असम्बली होती ना, तो ये पंजाब असम्बली का इजलास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 रोज़ से या 12 रोज़ से ज़्यादा इजलास चल सके। लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि एक तरफ तो आपने ये भी ववेला सुना है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, फंड्स नहीं हैं हमारे पास, जो इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी जो कपास की हमारी फसल 75% तक बर्बाद हुई है सैलाबों में, वो इंपोर्ट कर सकें। उसके लिए हम देख रहे हैं दूसरों की तरफ, और इसी तरह से रिहेबिलिटेशन जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी तरफ हम ये कह रहे हैं कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो जाए और लोग हमें, लेकिन जो हम अपने हाथ में जो वसाइल हैं, यानी हम अपने हाथ की छोड़ के और जो उड़ने वाले फंड्स हैं जो जिनका कि पता भी नहीं है वो आएंगे, वो उनके पीछे भागने की बड़ी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा बुनियादी तौर पे ये है कि माले मुफ्त दिले बेरहम की ये पॉलिसी है। अब 100 रोज़ का ये इजलास है। इजलास आप बुलाएं, इजलास में ये वही इजलास है जिसमें सबसे पहले मार कुटाई हुई थी, आपको याद होगा, और जिसमें तमाम तर वो गार्ड्स जो कि 800 के करीब भर्ती किए गए, मुख्तलिफ जो मुलाजमिन भर्ती किए गए, उनको ब्लैक यूनिफॉर्म पहना कर अरकान असम्बली पे जो है वो दावा बोला गया। ये वही इजलास है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि चूँकि इजलास चल रहा है और इजलास के चलते हुए गवर्नर पंजाब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो वो कोई नोटिफिकेशन नहीं कर सकते और मुतालबा नहीं कर सकते।
जबकि ऐसी बात जो है वो गवर्नमेंट का ये खदशा है, लेकिन इसमें जो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं इसका हिसाब कौन देगा? वसाइल की आपने बात की तो मैं अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि उमर ने खबर में बताया कि 100 रोज का ये इजलास है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अखराजात होंगे। और मेरी एक दिन का 1 करोड़, एक दिन का 1 करोड़ तो बड़ा मोहतात अंदाजा है, बहुत मोहतात अंदाजा है 1 करोड़। जबकि इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इनकी जो अटेंडेंस होती है अरकाने सूबाई असम्बली की, उस पर इनको मिलता है। फिर उसके अलावा थोड़ी सी तवज्जो हमारे नाज़रीन की इस तरफ दिलवा दें कि ये 1 करोड़ रुपए से ज़ायद किन-किन कामों में गरीब आदमी को 490 रुपए का आटा देने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए सब्सिडी देने रिलेट करना चाह रही हूं, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन 1 करोड़, लेकिन जो लोग 4-4 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं उनके लिए हमारे पास अरबों रुपए हैं। ये दोरा में के लिए हमें ये भी चीज बतानी है। रिजवान साहब, कितने अरकान हैं और ये 1 करोड़ रुपए पर डे किस मद में खर्च होंगे? आप देखें, अरकान असम्बली की तनख्वाहें वो तो उन्हें मिलनी है, उसके साथ साथ 6,000 रुपए उन्हें रोजाना की बुनियाद पे तनख्वाह शामिल नहीं है, ये तनख्वाहें उनकी शामिल नहीं है। उनको 6,000 रुपया जो है वो TADA की मद में, फिर खाने की मद में जो दीगर उनके एक्सपेंडिचर हैं वो दूर दराज इलाकों से चाय और वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे सस्ता, ना सिर्फ चाय बल्कि खाना, हर चीज़ वहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। ये यहाँ का उल्टी गंगा है कि जी जहाँ पे वसाइल का रुख जिस तरफ होना चाहिए आम आदमी, वो तो जिस तरह राव साहब ने बात की कि आप इतवार बाजारों का जाके हालात देख लें, लोग सुबह आके कतारों में खड़े होना शुरू होते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आप देखें, स्टोर्स खुलने से पहले 1 घंटा पहले जो है वो लंबी लाइनें लग जाती हैं, ताकि लोगों ने सस्ता आटा ख़रीदना है, चीनी सब्सिडाइज्ड नरखों पे ख़रीदनी है, दालें चावल खरीदने। और एक वो उसका तय मिकदार, कितनी मिकदार में आप ले सकते हैं, ये भी नहीं है। ये बताएं मुझे 1 करोड़ की डिटेल्स जरा बता दें आपके। ये 1 करोड़ मद में होगा, खाने शाने की मद में होगा, रिहाइश की मद में होगा जो बाहर से आएंगे अरकान? मैं आप नहीं, आप हॉस्टल के अखराजात की बात ना करें, वो अलग से मैं तो जानना जो चाह रही हूं, MPA हॉस्टल है वो अलग से है, ये TADA की मद में है। ये अगर आप पंजाब असम्बली अगर आप जाएं कभी तो ज़रूर देखिएगा कि वो सेंट्रलाइज्ड है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसका, और वो सुबह से शुरू होती है और रात तक उसी तरह से वो चलता रहता है। बेदरेग इस्तेमाल, एक तरफ मुल्क में बिजली नहीं है, दूसरी तरफ ये जो ऐसा हाउस जिसने हमारे मुस्तकबिल से मुतल्लिक फ़ैसले करने हैं, वहाँ पर सिवाय माल बनाने के और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखिए, इससे बढ़ के क्या होगा कि इस इजलास को इतना तवील कर दिया गया है कि 5 सालों की जो इनकी मरात एक तरफ होंगी अरकान असम्बली की, और सिर्फ इस एक इजलास की मरात एक तरफ होंगी। ये TADA है, ये फूड के, ये मेडिकल और दीगर इस पे है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इजलास बुलाया है जुमे को, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी, तो हफ्ता और इतवार को मिला के भी अलाउंस मिलेगा अगर पीर को फिर इजलास है। और ये है, ये अगर जो अरकान असम्बली है ना, इनको क्या कहते हैं, और ये कहते हैं, बहुत इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जुबान में गुड गवर्नेंस, इवन के जमहूरी अगर हम बात करें तो ये जमहूरियत, और ये हाल है हमारे यहाँ जमहूरियत का। और इनकी गुफ्तगू अगर सुने तो इनको आम आदमी की बड़ी फिक्र होती है, इनको हस्पतालों की बड़ी फिक्र होती है, लेकिन सिर्फ गुफ्तगू में ज़बानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं होता। और ये वो लोग हैं, ये मुराद वो लोग ले रहे हैं जो 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ी में वहां पर आते हैं। इनमें से महज 2 या 3% ऐसे लोग होंगे जो कि छोटी गाड़ी पे आते होंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये 100 रोज में कुछ अवामी एजेंडा भी होगा, अवाम की बात भी होगी। एजेंडा देखें, एजेंडा 1 पॉइंट एजेंडा है गवर्नमेंट बचाना, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। 8 सीटों की बर्तरी पे ये गवर्नमेंट खड़ी है। कौन है, मुझे सिर्फ ये बता दें। जोड़ तोड़ देखें ना आप, जिस तरह ये अवाम के वोटों से बनाती तो अवाम है, बज़ाहिर तो जमहूरियत यही है कि अवाम के वोट से आते हैं, लेकिन उसके बाद ये अभी जो कंटिन्यूटी है जिसको मुतासर नहीं होने देना चाहते। चूँकि जब इजलास चल रहा हो तो गवर्नर जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने के हवाले से भी जो है वो नहीं कह सकते। इसी वजह से वो उसका तसलसल नहीं टूटने देना चाहते कि ये तसलसल जो है वो चलता रहे, और आवाम का पैसा जो प्रोविंशियल एक्सचेकर से पैसा जाना है उससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। कि जिस तरह 100 करोड़ रुपया जो है ये 100 दिन के इजलास के ऊपर एक्सपेंडिचर आएगा, और उसके साथ साथ वहाँ पे अरकान असम्बली के साथ मेहमान आ रहे हैं, वो अपना दिखाते हैं कि जी हम प्रोटोकॉल हमारा क्या है।
वो सारे मामलात वहाँ बैठ के अपने जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो साथ मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को भी बुला रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और फिर एक मंडी लगी हुई है इस वक्त ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ईवान वज़ीर आला उसका गढ़ बना हुआ है कि जी लोग जो भी मैनेज करने की पोजीशन में है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही तक पहुँच सकता है, मोहम्मद खान भट्टी साहब तक पहुँच सकता है, वो जाके अगर सिफारिश कराने की पोजीशन में है तो अभी चंद दिन पहले ही अगर कोई अफसर उस सीट पे आगे लगा है तो उसको हटवा देते हैं। कितने के ऐसे कई केसेस गिनवाए जा सकते हैं। आज ट्रांसफर हुई और उसके बाद यानी अगला कोई उससे जोरावर आ गया तो वो उस जिसने मैनेज कर लिया। तो चीजें जी इसी तरह से चलती रहनी है। एक खबर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जीसी यूनिवर्सिटी में सियासी तकरीर पर गवर्नर का नोटिस और वीसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है। तालीमी जो हमारी दरसगाहें हैं वहाँ उसको भी सियासत हम हर जगह देख रहे हैं, पुलिस में सियासत, हर डिपार्टमेंट में सियासत, एक तालीम रह गई थी। राव साहब एक कमेंट चाहिए मुझे। और ये वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि हम पुलिस को, हम तालीमी इदारों को, हम जो पटवार कल्चर है उसको, हेल्थ को हम डीपोलिटिसाइज करेंगे, हम गवर्नेंस में जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे और ये बेहतर बना रहे हैं। और फिर बात ये नहीं है कि लीडर्स जो होते हैं वो कौम के रहनुमा होते हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों से वो बिल्कुल आने वाली नस्लों को लेकिन जिस तरह की तरबियत, तूफाने बदतमीजी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। अब हमारी दरसगाहें रह गई थी कि जहां पर हम जाके हम फिर वहां पर पॉलिटिकल तकरीरें करें और स्टूडेंट्स के अंदर मरियम औरंगजेब के साथ जो वाकया हुआ, फिर इन्होंने तो मस्जिद नबवी को नहीं छोड़ा। और ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिपरकशंस हैं जो कायदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते हैं। और जिस तरह का लीडर होगा उसी तरह के उनके फॉलोअर्स होंगे। जानिब से करारदाद भी जमा कराई गई है कि इंतहाई अफसोसनाक ये चीज है। इस पर गवर्नर ने नोटिस लिया। हम इखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही जिस तरह से राव साहब क्या मुझे बताएं कि अगर यही तकरीब हो और प्राइम मिनिस्टर साहब जो मुस्तकबिल के ममार हैं उनसे मुखातिब होकर उनको मुस्तकबिल के हवाले से कोई प्लान, कोई लाया अमल देते तो क्या इससे बजाय इसके कि वही सियासी तकरीर, बल्कि सियासी तकरीर की मैं तो ये कहता हूँ इनको कहीं अब जाने की जरूरत नहीं है, इनको एक कैसेट रखनी चाहिए और वही लगा दिया करे और वही गंद सारा बकना होता है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, एजेंडा कुछ है नहीं। पौने 4 साल में अवामी खिदमत के लिए क्या किया, हेल्थ रिफॉर्म्स पर क्या किया, पुलिस रिफॉर्म पर क्या किया, एजुकेशन रिफॉर्म्स पर क्या किया, अवामी सहूलत के लिए क्या किया। केपीके में 5 घंटे केपीके में लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे और बिलाकर वो बह गए दरिया में। वो उसका हिसाब क्या कभी उसकी बात सुनी है? बिल्कुल सही कहा। मुझे रिजवान साहब का एक कमेंट ऐड करने दे। यही स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरियों का दावा किया था, अब ये स्टूडेंट्स डिग्रियां लेके हाथ में बाय फिर रहे हैं। आप किस मुंह से जाकर वहां पर सियासी तकरीरें कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। आप देखें इमरान खान साहब का स्लोगन था कि हम गवर्नर हाउसेस को और बड़े बड़े जो ईवान वज़ीर आला बने उन्हें यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो पुराने इदारे हैं, तालीमी इदारे, उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। कि वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी ने कल जिस तरह कहा कि जी हमारे कायद हैं इमरान खान साहब, ये देखें जब आप बतौर गवर्न कर रहे हैं, बतौर प्राइम मिनिस्टर जब आप जाते हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उस वक्त। आप शायद जो वीसी साहब हैं वो भूल गए थे कि वो गवर्नर पंजाब जो हैं वो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और बलीगुर रहमान साहब जो हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तो शायद उनके जहन में नहीं ये रहा कि मैं ये ना भी हो रिजवान साहब, कता नज़र इससे कि ताल्लुक ना भी हो, लेकिन आपको इदारों में इस्लाहाती तौर पर तो आप करें, इस्लाहात के हवाले से बात करें, लेकिन आप इस तरह से पर्सनल होना। अब देखें वाइस चांसलर, अस्पतालों में सियासत हो रही थी, आपके थानों में सियासत हो रही थी, मेरे ख्याल से तालीमी इदारे रह गए थे। आपने नौजवानों को वैसे ही इस कदर जो है ना वो परेशान कर रखा है कि वो उनकी दिमागी हालत ही होगी कि हर जगह पे हमें नौजवान जो हैं वो इखलाकियात से बालातर नजर आ रहे हैं, बदतमीजी करते, सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स। अब हमारी दरसगाहें रह गई थी, अब बड़ा नाम है जीसी यूनिवर्सिटी, वहां पर जाकर सियासी तकारीर सवालिया निशान है, समझ से बाहर है ये चीजें। ब्रेक और उसके बाद अगली खबर पे आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और खबर ये है कि 1 अक्टूबर से अद्वियात मुफ्त मिलेंगी, लेकिन हौसला रखें और खबर की डिटेल सुन लें। जिना अस्पताल में 32 करोड़ की लागत से MRI मशीन नस्ब होगी। गोहर इजाज ट्रस्ट फाउंडेशन मुफ्त अद्वियात देगा।
यानी जिनका काम है वो कुछ नहीं करेंगे। रिजवान साहब, हम आपसे आगाज़ आप कर लेते हैं जी। अब देखें, अगर ये मुखैर हजरात ना हो तो हस्पतालों के बुरे हालात हैं। आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं तो लोग बेचारे लंबे क्यू में लगे होते हैं, उसके बावजूद उन्हें खाली जो प्रेस्क्रिप्शन है वो लेने के लिए 2-2, 3-3 घंटे की खारी से गुजरना पड़ता है। बाकी टेस्ट तो होते नहीं हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ अद्वियात नहीं मिलती। तो जनाह हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज साहब की तरफ से। उन्होंने इससे पहले PIC में, आपको याद होगा कि फ्रेंड्स ऑफ PIC के नाम से एक तमाम अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स लगा के एक एमरजेंसी कायम की, जिसमें एक और इस तरह की एमरजेंसी शायद पाकिस्तान में हाल किसी, शायद कराची में कहीं हो, लाहौर में या और किसी बड़े शहर में ऐसी एमरजेंसी मैंने तो नहीं देखी। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, और इसको जितना सराहा जाए, मखलूक खुदा वहाँ पे आती है और लोग दुआएं देते हुए जाते हैं। आप देखें, ये जनाह हॉस्पिटल में 32 करोड़ रुपए की लागत से MRI का इफ्तिताह किया गया, और 10 करोड़ रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात जो हैं उनकी फराहमी को जनाह हॉस्पिटल में यकीनी बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ जो डॉक्टर्स वहाँ पे डिप्यूट हैं उनको भी, चूँकि जहाँ प्रेशर होता है, बर्डन होता है, लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, लोग मेंटली सिक हो जाते हैं, और उसके बाद उनका पेशेंट्स के साथ रवैया जो है वो गैर मुनासिब हो जाता है। समटाइम डॉक्टर्स अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वो अंदर से जो है वो लॉक कर देते हैं, और बाहर नहीं। रिजवान साहब, मैंने तो सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस ही ये देखी है कि नर्सों के रहमो करम पर मरीज हैं, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं और अपना बस वो है ना खाना पूरी के लिए फिर चले जाते हैं। बनी हुई हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की अपनी यूनियंस है, उसके अलावा जो पैरामेडिक्स हैं उनकी यूनियन है, उसके अलावा पार्किंग वाले एक अलग माफिया है, उसके साथ डॉक्टर्स जो हैं उनकी एसोसिएशंस हैं। तो आम आदमी जो पेशेंट जाता है उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक चीज अच्छी ये है कि गौहर एजाज साहब ने हमेशा से हमने देखा है कि नर्सों के लिए अलहदा से तकरीब होती है, उन्हें इनामात दिए जाते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई की जाती है अगर वो अच्छा काम करते हैं। ये बड़ा जरूरी है, काम को निखारने के लिए, काम में बेहतरी लाने के लिए, लोगों की दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक मुसाबकत की, मुकाबले की फिजा पैदा की जानी चाहिए। जिस तरह मुकाबला आपने जिक्र किया कि नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए वो तकरीबात का अहतमाम करते रहते हैं, और फिर वो सिस्टम को कंप्यूटर पे ले जा रहे हैं। जना हॉस्पिटल का सारा जो सिस्टम है, आप एक पेशेंट वहाँ पे आया और आके उसने मेडिसिन ली, वो चला गया, उसको नहीं याद, मेजॉरिटी जो है सिफारिश वाली गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी। हाँ जी, उसके बाद होगा ये कि आपकी पूरी फाइल जो है वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे पर्ची बनवाने, तो आपका CNIC नंबर वो मारेंगे सिस्टम के अंदर, और आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कि इससे पहले किस डॉक्टर ने आपको अटेंड किया था, इसमें टाइम बचत भी होती है, पेशेंट की हिस्ट्री आपके पास पूरी एक फॉर्म में हिस्ट्री। वरना होता ये है कि ज्यादातर लोग वो जाते हैं जिनको ज्यादा वो अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस नहीं होते, और वो जब जाते हैं तो जो उन्होंने प्रीवियस टेस्ट कराए होते हैं, जब जो मेडिसिन यूज की होती है उसका रिकॉर्ड साथ नहीं लेके जाते। तो उन्होंने ये किस्सा ही खत्म कर दिया कि कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होगा, आपका CNIC नंबर लेंगे, उससे आपको ट्रैक कर लेंगे कि आपको क्या डिजीज़ हैं और कौन से टेस्ट आपके हो चुके हैं और कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये सारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूँ उन्होंने जनाह हॉस्पिटल पे जिस तरह एक दस्ते शफकत रखा है, इस तरह तमाम जो मुखैर हजरात हैं, पाकिस्तान में पैसे की बहुतात है, चूँकि रियासत गरीब है और अवाम जो मुखैर हजरात हैं। अब तो ये बात ना कि यहाँ पैसे की बहुतात है, मुझे तो यहाँ हर कोई भूखा नजर आ रहा है। नहीं, आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट अनाउंस करें ना लाहौर के अंदर कि जी ये प्रोजेक्ट है, इसमें विला जो है उसके लिए ये क्राइटेरिया होगा कि इस विला की कीमत जो है ना 1 अरब रुपया होगी, और यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी। आप देखेंगे, मैं आपको एक हवाला देता हूँ, एक मरतबा यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम आई पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से, उन्होंने विलास का एक प्रोजेक्ट था जिसको वो यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे थे। लाहौर के एक बड़े होटल में वो ठहरे, उन्होंने इंटरव्यूज किए, और ये बताया विलास कहाँ पे थे? विलास थे दुबई के अंदर। यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने बुकिंग कराई, इतना पैसा है लोगों के पास। ये है कि स्टेट गरीब है और अवाम जो है, जो जिनके पास पैसा है, अच्छा इसमें बेतहाशा पैसा। बात कर लें, थोड़ी सी मजाकिया बात मैं फिर करूंगी। असल में गुजरात की तरफ जा रहे हैं सारे पैसे, तो रिजवान साहब को लग रहा है यहाँ पे पैसे बहुत हैं, ऐसे ही है। उनका अपना जिला देखिए, हमने तो प्रीवियस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि उनका अपना जिला मुस्तफीद हो रहा है। चले, अगर बड़े अरसे बाद हो रहा है। देखिए जो अब मुफाद आमा के प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी भी जगह पर हो, उसमें वो रहीम यार खां में हो, वो चकवाल में हो, वो पंजाब गवर्नमेंट के जो फंड्स अगर खर्च करती है तो वो कहीं पर भी हो, शायद किसी को एतराज़ नहीं होगा। हेल्थ फैसिलिटी, आपकी एजुकेशन की फैसिलिटी, आपकी दीगर एक
जो एक इंसान की भी जिंदगी बच गई, चाहे उसका ताल्लुक म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए बिलाशुबा खर्च हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं करता। फंड्स की लीकेज पे एतराज़ करते हैं। ये जो अब सिस्टम चल रहा है ना कि हमने देखा है कि बजट में इजाफा हुआ 50 अरब का, तो ये मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के लिए किया जा रहा है। अगर ये 50 अरब रुपये पूरे लग जाएं तो यकीन जानिए वाकई हकीकी मानों में लाहौर के तर्ज का गुजरात शहर आपको नज़र आ सकता है अगर ये खर्च हो जाए तो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लीकेज है पैसे की। लीकेज ना हो तो इनके इलेक्शन की कैंपेन की इनको फिक्र ना हो तो फिर जाता है और वो अपने तरीके और वही पैसा हर पॉलिटिशियन के अपने ठेकेदार हैं। इसमें से रोड्स बनने तो स्पेशल ठेका जो है वो पता होगा कि किसके पास पैसा। और कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से सब ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं और 25 से 35% तक की जो इसमें लीकेज है वो है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1 अरब में से 25 से 35 करोड़ रुपए निकल जाएंगे तो वो असल में पॉलिटिशियंस को ज़्यादा फिक्र ये होती है कि आइंदा इलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर्स कहाँ से करने। तो इसलिए अगर ये एलिमेंट निकल जाए तो हकीकी मानों में जो तब्दीली की हम बात करते हैं वो आ सकती है। फंड्स ये खर्च करते हैं हमारे बिल्कुल पैरेलल। दिल्ली जो न्यू दिल्ली है वो एक प्रोविंस भी है, दारुल हुकूमत के साथ साथ वो एक प्रोविंस भी है। वहाँ के जो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं वो आम आदमी पार्टी के सरबराह भी हैं। उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट के इदारों में लोगों की जाने की शर्त ही खत्म कर दी है, यानी वो ई गवर्नेंस की तरफ चले गए हैं। ये बिल्कुल पास अगर आज भी किसी एक जिले में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में उस मॉडल को उठा लें तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फायदा छोड़ दें। आप देखें ये जो एक रेस लगी हुई है ना, ये जो एक रेस लगी हुई है कि जी बच्चे ने CSS करना है, बच्चे ने DMG सर्विस में जाना है, उसने PSP बनना है, ये तो चाम ही खत्म हो जाएगा अगर ई गवर्नेंस आ गई। तो ये जो ठाठ है ब्यूरोक्रेसी के और ये जो खांचे इनके लगे हुए हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। रिजवान साहब ये नहीं कभी खत्म हो सकती चीजें, हर इसी वजह से ये सिस्टम को डेवलप नहीं होने देना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल। खैर मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है। इसमें बहुत ही है जी, 90 रोज में स्टेट ऑफ द आर्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर को फाल करने का ऐलान भी गौहर एजाज साहब की जानिब से किया गया है। सो अगर ये कोई सियासी ऐलान होता तो मैं आपको कहती कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होगा और यहाँ पर गरीब लोगों को सहूलियात मिलेंगी। सो हम तो दुआ गो हैं कि इस तरह के अच्छे काम करने वाले लोग जो है अल्लाह ताला उनको मजीद इस्तेदाद दे और लोगों की सहूलत के लिए मजीद लोग दूसरे अस्पतालों को भी अडॉप्ट करें इसी की तरह, जो जिनके पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं बिल्कुल ऐसे वो करें तो बेहतर हो सकता है बजाय इसके कि गवर्नमेंट सारा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे। 8 करोड़ रुपए का मुबैना गबन और थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला किया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर कैसे पहुंची, राव साहब? देखिए, लाहौर पार्किंग कंपनी जब ये 2012-13 में बनाई गई थी तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों को पार्किंग की बेहतरीन, सबसे कामयाब थी, मुझे सिर्फ ये बता दें, बेहतरीन सहूलियात इसका मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ। अब जरूरी तो नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो फिर लोगों की जेबें कैसे भरेंगी। अब हालत ये है कि इसमें कोई 7-8 माह पहले या 1 साल कबल एक स्कैम सामने आया कि 8 करोड़ रुपए की फेक डिपॉजिट स्लिप्स जमा करवाई गई। यानी मतलब ये कि रिकॉर्ड में स्लिप्स आ गई लेकिन पैसे नहीं आए। अच्छा। फेक स्लिप्स जमा करवाई गई। इसमें 5 सुपरवाइजर थे और एक सीनियर ऑफिसर जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार कहलाते हैं उस वहाँ पर, लेकिन वो भी इसमें बराह रास्त मुलविस हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इन 5 को तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इंक्वायरी हो गई, पुलिस ने इंक्वायरी कर ली, पैसे कहाँ गए? अब जो नया बोर्ड बना है जिसके चेयरमैन आबिद मीर हैं, उन्होंने ये मामला फिर से उठाया है। अब ये फिर से जब मामला सामने आया है तो इसकी इंटरनल अब महकमाना इंक्वायरी दोबारा से शुरू की गई है और इसके 5 जो मरकजी किरदार हैं जो कि ज़मानत पर रिहा भी हुए और पुलिस में साजबाज करके वो बाहर भी आए, तो वो उनके हवाले से उनको चार्जशीट करने गया। और आइंदा 1-2 हफ्तों में अब मसला ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी में इस वक्त बहुत सारी काली भेड़ें जो हैं वो मौजूद हैं और जिन्होंने ईमानदारी का लिबादा तो ज़रूर ओढ़ा है लेकिन कंपनी की कारकर्दगी उनके 10 साल उनकी सर्विस के बावजूद कंपनी की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। हालत ये है और अभी जो बंदा, मेरे ख्याल से वजह सिर्फ यही होगी राव साहब, वो खुद करना नहीं चाह रहे होंगे। कि अभी हाल ही में
नए सीईओ का चार्ज दिया गया है सरफराज हुसैन को, और उस वक्त आमदन थी 3.5-4 लाख रुपया योमिया, और उस बंदे ने आमदन को उसने पहुंचाया जब 7 से 8 लाख योमिया पे पहुंचाया, तो सारी जो काली भेड़ें थी उसके खिलाफ इकट्ठी होगी। और यही होता आ रहा है, जो कोई बंदा काम ठीक करने की कोशिश करता है, जो काली भेड़ें हैं उसके खिलाफ बैनर्स लगवा देती हैं, उसके खिलाफ यानी कर खुद रहे हैं। और अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ये कर रहे हो, अगर 10,000 रुपए किसी पार्किंग स्टैंड से इनकम आ रही है, तो उसने ये पूछा है कि 5,000 क्यों है, तो उसके खिलाफ बैनर्स भी लग सकते हैं। अब लाहौर पार्किंग कंपनी का नया जो बोर्ड बना है, बड़े अरसे बाद नया बोर्ड बना है और बड़ा इफेक्टिव बोर्ड है। इसमें आबिद मीर ने दावे तो बहुत किए हैं, अब आइंदा 1-2 रोज में पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन आप जो बेहतरी की बात करिए, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी ऐसे आ सकती है कि 221 पार्किंग साइट्स हैं, उनको आप आउटसोर्स करें। सही। अगर आप इनको आउटसोर्स कर देंगे तो आपकी कैश हैंडलिंग का सिलसिला खत्म होगा। आपने इसके 10 कैप्टन उस्मान साहब ने अपने दौर में ये अप्रूवल भी दी थी कि इसको आउटसोर्स करें, ताकि रेवेन्यू, आप इमेजिन करें इस वक्त अगर रेवेन्यू साल का 17 करोड़ है ना, तो आउटसोर्स करने से ये रेवेन्यू 50 करोड़ रुपए तक जा सकता है, और सबको पता है। लेकिन चूंकि जो स्टाफ है पुराना, वो नहीं चाहता कि ये हो, और जब भी इनपुट की बारी आती है तो उसमें रुकावट बनते हैं। अभी भी जो अब के कमिश्नर हैं मोहम्मद आमिर जान, उन्होंने ये गो हेड दिया है कि इसको आउटसोर्स करें। अब देखते हैं, अगर तो आउटसोर्स करते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी के उस ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ जाएंगे कि पार्किंग की फैसिलिटी लाहौर पार्किंग कंपनी सिर्फ रेगुलेट करेगी, जुर्माने कर सकती है, ओवर चार्जिंग को चेक कर सकती है, लेकिन पार्किंग जो फैलती जा रही है, सड़कें, ये सारी सड़कों पे कब्जा किए जा रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासर कर रहे हैं, वो नहीं है। और 8 करोड़ रुपए आज तक रिकवर नहीं हुए। अब ये इम्तहान है इस बोर्ड का, मौजूदा जो बोर्ड है और चेयरमैन आबिद मीर का, कि ये किस तरह से ये पैसे रिकवर करते हैं। सजाएं तो हमने देखा, सजाएं दे देंगे, आप सस्पेंड कर देंगे, वो तो आपने किया हुआ पहले ही। क्या इनसे पैसे भी वसूल करेंगे या नहीं? बिल्कुल। असल तो इम्तहान आपका ये, अगर ये पैसे वसूल नहीं करते तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। वो आप फिर ना ही देखिए, अगर ये रिकवरी करना होता ना, तो ये जो एम्बेजलमेंट करने के लिए जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, जो इदारे हैं जो करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना जिनका डोमेन है, उनको भिजवाते। चूँकि ये मतमा नज़र नहीं होता, मतमा नज़र सिर्फ ये होता है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा अपना हिस्सा वसूल किया जाए और उसके बाद मामलात को वाइंड अप किया जाए। तो मसला ये है कि जिस इदारे का जो डोमेन है वो काम नहीं कर रहा। अब लाहौर पार्किंग कंपनी, आप देखें शहर के अंदर इलीगल पार्किंग स्टैंड्स की भरमार है। आप हाई कोर्ट के बैक साइड पे चले जाएं, आप फरीदकोट हाउस रोड पे चले जाएं, जहाँ पे एंटी करप्शन का दफ्तर है, एक्साइज के दफातर हैं, बाकी दफातर हैं, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें। आपने एक्साइज के दफ्तर में जाना है, अगर किसी काम से नंबर प्लेट बनवानी है आपने बाहर से, या अंदर कोई काम है आपका, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, आप भूल ही गए, ईवाने अदल है, रोड जो है रोड एक छोड़ी होती है। हाँ। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं खबर की डिटेल्स पढ़ रही थी तो मुझे पता नहीं चला कि आप वापस भी आ गए। खैर, इसको ठंडी हवा का झोंका कहना है। खबर इतनी अच्छी है, मैं राव साहब आपकी अल्फाज तलाश कर, आपकी खुशी झलक रही है, सोने की कीमत, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं हुआ। चले आप, मैं वही तो कह रही हूँ ना, कुछ होने से इतना सा कुछ हो जाना बेहतर है। अब जिस लेवल पर महंगाई पहुंच गई है, जिस लेवल पर महंगाई पहुंच गई है, मुझे लगता है कि आपको किसी भी चीज की कीमत लगता है ना थोड़ी सी कम नजर आई है, कुछ हौसला होता है कि अच्छा चलो, एक वो जो जोर बना हुआ था वो तो टूटा है। खैर मुझे खबर शेयर करने दें। खबर शेयर जी, डार की आमद पर रुपए का डॉलर को बड़ा झटका, एक ही रोज में 5 रुपए सस्ता और फिर 5,500 रुपए कल की ये खबर है। और अभी जो टिकट्स चल रहे थे वो अपडेट अभी आप तक पहुंचाते हैं जी। सोने की कीमत में भी कमी हुई है। सो ये एक्चुअली ठंडी हवा का झोंका है जी। एग्जैक्टली ये जब हम ये बात करते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इंटर बैंक में सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म से हम यही कहेंगे कि इसहाक डार साहब सबसे पहले ये काम करें कि जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, बैंक्स ने इंटर बैंक का रेट बढ़ाया तो उसके बाद ओपन मार्केट में हलचल हुई और जिसकी वजह से डॉलर की कीमत दोबारा 212 से फिर 245-46 रुपये पर गई। अब बात यह है कि आप ये समझनी चाहिए कि तमाम तर आपकी जो मईशत है, आप जो गोल्ड की बात कर रही थी जिसकी शायद अब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुश हो रही थी कि सस्ता हो रहा है, 2 रोज़ में तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है और आज जब डॉलर नीचे आया तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
इससे उन लोगों को यकीनन खुशी हो रही होगी जिनकी ये ज़रूरत आगे है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ कल्चर, हम ऐसे कल्चर में हैं कि शादियों पे इसकी बहुत ज़्यादा, और फिर आगे सीजन भी शुरू हुआ आर्टिफिशियल की तरफ चली गई है और मसला ये हुआ है कि आपकी तमाम तर चीज़ें डॉलर के साथ जुड़ी हैं। आज जो महंगाई के तूफान की आप बात करते हैं, अगर आज आप डॉलर को 157 पे 150 पे उसकी औकात के मुताबिक ले जाते हैं, उसके लिए आपको कैप भी लगाना पड़ा है तो आप लगाएं, लेकिन आप अब कैप नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आपका ऑटोनोमस बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर डॉलर 150 पे आता है तो उसका आपको अंदाजा नहीं है, ये महंगाई का जो तूफान है ये मलिया मेट होगा। कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर की कीमत में कमी की हुई थी। अब इसहाकदार साहब आ गए हैं, सो अब मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बैक गेयर लगना शुरू होगा और डॉलर इसी तरह से कीमत कम होगी। रिजवान साहब, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मजीद कीमत में अब कमी होना शुरू हो जाएगी? देखिए, माजी में तो उन्होंने कंट्रोल किए रखा है। सागदार जब खजाना थे तरीके से ही था, तो उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आज भी FBR में इसको जो है वो अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है कि पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन जो है तब 2000 अरब थी सालाना, तो ये उसको उठा के 3800 अरब तक ले गए थे, 3800 अरब तक। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी ग्रोथ थी। तकरीबन ये कोई 98% के करीब उन्होंने जो है वो ग्रोथ दिखाई थी। तो उसके बाद जो है वो हर साल फिर ग्रोथ जो है, इन्फ्लेशन रेट भी उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि जैसे महंगाई बढ़ती है आपकी टैक्सेशन की कलेक्शन जो है टैक्स की वो भी बढ़ जाती है। तो ये इनका थोड़ा इम्तियाज तो समझा जाता है कि डॉलर का रेट कंट्रोल कर लेते हैं, उसके साथ साथ रेवेन्यू आगे नजर आएगी। रिजवान साहब, वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच। ब्रेक होगी, हेडलाइंस, फिर आते हैं शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अहम पहलू है और मेरे ख्याल से दुखती रग जिसे कहा जा सकता है इस टाइम वो है। ऑलरेडी महंगाई से लोग परेशान हैं। दूसरा जिसे मैं कहूँगी ना कि एक हमारी सोसाइटी में वो चीज़ जो कि धब्बे के तौर पर बदनुमा धब्बा है, बढ़ती हुई क्राइम की सिचुएशन है। कोई भी शख्स अपने घर में महफूज नहीं, घर की दहलीज पर महफूज नहीं। कारोबारी मराकज़ में लोग सुबह के टाइम जाते हैं, रात को अच्छी खासी दुकान बंद करके आए और आपको सुबह खबरें पता चल रही होती हैं, फलां दुकान में डकैती चोरी की वारदात हो गई, डाकू ताले तोड़कर मोबाइल फ़ोन ले गए, जेवरात ले गए। सो लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। शहर में ये जो जराइम की सूरत हाल है, पुलिस अपना काम कर रही है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं ये क्राइम की रेशो थमने पे नहीं आ रही। चोरी डकैती के अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा मसला है, आपको आए दिन पता चल रहा है, फ़लाँ जगह पर ज़्यादती का वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह पर ज़्यादती का वाक़या हो गया। और सबसे अफसोसनाक चीज़ जो कल हमने शेयर की कि पुलिस के अपने ही लोग इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात में जो हैं वो मुलव्वस हैं। तो ये अवाम के मुहाफ़िज़, अवाम की हिफाजत को किस तरह से यकीनी बना रहे हैं। पुलिस की जानिब से थाना कल्चर में वो जो तब्दीली के दावे किए जाते हैं, असल में उसकी हकीकत क्या है, किस तरह से इस तमाम सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मकसद तनकीद नहीं है, मकसद बेहतरी है, मकसद को वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है जो आप लोग समझते हैं कि थानों में जाकर अब नहीं मिलेगा। वो जो एक आम इम्पैक्ट है कि जो अच्छा FIR तो दर्ज आम बंदे की हो ही नहीं सकती, उसकी रीज़न क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान जो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी, DIG ऑपरेशंस पंजाब, तर्जुमान पंजाब पुलिस हैं, वक्कास नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि इससे कबल वक्कास नज़ीर साहब जो हैं RPO डेरा गाजी खान रह चुके हैं, मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनात भी हैं। लाहौर में अब इन्हें ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए चार्ज संभाले हुए। सर, कितना चैलेंजिंग है? लाहौर हमेशा एक चैलेंजिंग जगह है क्योंकि पंजाब का दारुल हुकूमत होने के हवाले से, कल्चरल कैपिटल होने के हवाले से, पॉलिटिकल कैपिटल होने के हवाले से इसकी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो इस हवाले से यहाँ पे जो छोटा मोटा वाक़या भी है वो दूर दराज के किसी अजला के एक संगीन वाक़े की निस्बत भी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो इस हवाले से और जल्दी रिपोर्ट भी हो जाता है, फिर लोग मैटर भी करते हैं। और चूँकि लाहौर कैपिटल है और कैपिटल की अपनी सेंसिटिविटीज़ और फिर सर हम तो दावा करते हैं हम शहर की आवाज़ हैं, इसीलिए हम लाहौरियों की खबर
जो है वो ज़रूर हाईलाइट भी करते हैं, उन तक पहुंचाते भी हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपने पुलिस सर्विस कब और कैसे ज्वाइन की? प्लान के साथ था, कोई इंस्पिरेशन था, कैसे आप आए इसमें? मेरा ताल्लुक़ 28th कॉमन से है। सो हमने 2001 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। नेचुरली जब आप CSS करते हैं तो आप प्लान करके करते हैं, उसके लिए मेहनत करके करते हैं। सो एक इरादे के साथ, एक इंटेंशन के साथ की, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इन 20 सालों में कभी ये सोचने का मौका नहीं आया कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। सही। मुझे अब ये बताइएगा, फैमिली में भी कोई ऐसा था जिससे आप इंस्पायर हुए और आपने कहा कि जी मैंने पुलिस नहीं, सर्विस? मेरा ख्याल आई वाज द फर्स्ट वन। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो फैमिली को तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता होगा आप पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ी सी शहर में हम क्राइम सिचुएशन की तरफ। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बिगाड़ है। आप क्या रीज़न समझते हैं? जैसे कि मैंने कहा, आपके कारोबारी मराकज़ महफूज नहीं, आपके गली मोहल्ले महफूज नहीं, आपके घर महफूज नहीं, रीज़न सर इसकी क्या है? क्राइम जो है बुनियादी तौर पे एक सोशियो इकोनॉमिक फ़िनोमेना है। समाज में होने वाली तब्दीलियों और इसी तरह मईशत के ऊपर नीचे जाने से इंसिडेंस ऑफ क्राइम के ऊपर बराह रास्त असर पड़ता है। जो समाजी चीज़ें हैं वो अमूमी तौर पे क्राइम अगेंस्ट पर्सन के ख़िलाफ़ रिफ्लेक्ट होती हैं। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ज़्यादती के वाक़यात और दूसरे इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा उन समाजी तब्दीलियों का रिज़ल्ट हैं जो पिछले कुछ अरसे में हमारे मुआशरे में आए। हमारा मुआशरा जो है एक्सपोज्ड हुआ, इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू जो कनेक्टिविटी हुई उसके मस्बत असरात भी आए, मनफी असरात भी आए, और उसमें मेरा ख़्याल है कि हमारे मुआशरे को और हमारे मुआशरे के जो इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं और दूसरे जो सोशल मीडिया लीडर्स हैं, उनको जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए था, अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आना चाहिए था, बच्चों को बताना चाहिए था, हम शायद वो नहीं बता सके। इंतहाई माजरत के साथ आपने बड़े अच्छे पॉइंट रेज किए हैं। पुलिस का भी वो हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। वो जो एक रोब दबदबा हम अपने बचपन में देखते थे ना, अच्छा पुलिस ऑफिसर है, अगर कहीं पुलिस है तो हमें लगता था हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, यहाँ कुछ ख़राब नहीं हो सकेगा। अब ऐसा क्यों नहीं है? पुलिस अपना रोल सर अंजाम दे रही है। जो आप रोब दबदबा कोट एंड कोट की बात कर रहे हैं, वो बदले हुए हालात में शायद उसका तरीक़ा कार बदल गया है। एक ज़माना था कि हम थ्रू फियर जो है एक मुआशरे में कंट्रोल किया करते थे, खौफ की अलामत थी और लोगों को डरा के, और उसमें बसा औक़ात जो है हाई हैंडेडनेस भी इन्वॉल्व हो जाती थी। अब पूरी दुनिया में जो मैनेजमेंट डॉक्ट्राइन्स चेंज हो गए हैं। अब फियर थ्रू सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है। सज़ा मिलने को यकीनी बना के लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। सो इस हवाले से शायद जो आप मैं आपके इस पॉइंट से डिसएग्री करती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि सज़ा के डर से अगर टाइमली सज़ा मिल जाए तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ये इतने बड़े बड़े वाक़यात रिपोर्ट ही ना हो। हमारा ये सज़ा जज़ा का जो निज़ाम है ना, इसमें डिले बहुत है। जी, हमारा जो सज़ा जज़ा का निज़ाम है इसमें डिले है, ये बात आपने दुरुस्त कही। लेकिन सज़ा का इंसिडेंस ऑफ क्राइम से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। 2014 में पंजाब में जो मर्डर की इंसिडेंस थी या कत्ल के वाक़यात कोई 6500 के करीब सालाना हुआ करते थे। अक्सर पुलिस ऑफिसर्स का ख़्याल था कि कत्ल जो है वो इन इलास्टिक है सज़ा से, क्योंकि जो लोग कत्ल करते हैं या तो फौरी इश्तियाल में कत्ल करते हैं या फिर किसी दुश्मनी की वजह से करते हैं, तो सज़ा की नौइयत से उनके इरादे पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 2014 में बदकिस्मत वाक़या APS का हुआ, उसके बाद सज़ाए मौत के ऊपर जो एक गैर एलानिया पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई। अगले साल 6500 की बजाय 4000 से कम कत्ल के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। उससे अगले साल ये 3500 के ऊपर चीज़ आ गई। जो ही एक मैसेज गया मुआशरे में कि कत्ल करने के ऊपर सज़ाए मौत मिलेगी, तो इंसिडेंस ऑफ क्राइम यानी कत्ल के वाक़यात निस्फ रह गए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फ़ाल बनाया जाए, बिल्कुल सही, सज़ा जल्द अज जल्द दिलवाई जाए और सज़ा यकीनी हो। मुझे सिर्फ ये बता दें, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने आम तौर पे लोगों का तासुर ये देखा है
लोगों का उस तरह से पुलिस पर एतमाद नहीं। किसी के साथ कोई चोरी डकैती की वारदात होती है, मोबाइल स्नैचिंग, मेरे ख्याल से अब कोई बात ही नहीं रहेगी। अब इस तरह के इश्यूज पे लोग कहते हैं हमने पुलिस के पास नहीं जाना, दाद रसी नहीं होगी, FIR ही नहीं दर्ज होती, बहुत मुश्किल काम है। थानों में जो लोग बैठे हैं वो ठीक तरह से बात नहीं करते हैं। ये रवैयों की तब्दीली, ये थाना कल्चर की तब्दीली हमेशा से ख्वाब रहा है। अच्छा, हमारा जो डेटा है या जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसके बरक्स है। हमारे पास क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम कोशिश करते हैं कि जो क्राइम हमारे पास रिपोर्ट हो वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हो और रजिस्टर हो। आपके नाजरीन की सहूलत के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, हमारे पास जो ही कोई कंप्लेंट आती है, खा वो वॉक इन कंप्लेंट हो, यानी आप पुलिस स्टेशन में जाकर करें या आप हमारे खिदमत मरकज़ में करें। हाल ही में IG पंजाब साहब ने एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है कि हमने एक अपनी ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जो है वो लॉन्च की है और उसमें आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जो ही आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक मैसेज आ जाता है, ख़ुदकार मैसेज के ज़रिए आपको इत्तला कर दी जाती है कि आपकी कंप्लेंट कौन सा पुलिस अफसर हैंडल कर रहा है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है अपने मंतकी अंजाम तक जो आपको मैसेज आते रहते हैं। सो इस हवाले से हमारे पास जो कंप्लेंट करने वाले लोग हैं उनकी तादाद मल्टीपल टाइम ज़्यादा होगी। और इसी तरह हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, मेरा ख़्याल है कि अगर हम लाहौर की बात कर लें तो इस खत्े के जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, ढाका है, तेहरान है या दीगर शहर, वहाँ पे जो कंप्लेंट FIR में कन्वर्ट होती है, लाहौर में इसकी रेशो उन सबसे ज़्यादा है। सर, मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड नहीं, जिनको इसका इस्तेमाल नहीं आता, और वो लोग अगर थानों में जाते हैं उनकी बात भी नहीं कोई जी सुनता। वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमारे पास जो 15 का सिस्टम है वो ऐसे ही लोगों के लिए है। 15 के ऊपर जब आप कॉल करते हैं तो हमारा कॉल सेंटर लाहौर में है, पूरे पंजाब से कॉल लाहौर में आती है। वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है और वो कॉल ऑटोमेटिकली हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पुश हो जाती है और उसका वही तरीक़ाकार के ट्रैकिंग नंबर एंड एवरीथिंग इशू हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास 1787 यूनिवर्सल नंबर पे IG का कंप्लेंट सेंटर है। अगर किसी को IG साहब से पुलिस की किसी भी कारकर्दगी के हवाले से कंप्लेंट करना हो तो आप 1787 पे डायल करके खा वो मुकदमा दर्ज ना करने की शिकायत को ये भी सहूलत है। और वो वही शहरी है जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है या जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। चलिए मैं अनाउंस कर दूं कि अगर आपको पुलिस के रवैये से रिलेटेड नाजरीन कोई शिकायत है या फिर आप अपनी कोई पर्सनली शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, डायरेक्ट IG साहब तक जाएगी। 1787 ये नंबर है, इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फौरी इस पर भी विद इन 24 आवर्स DSP रैंक का ऑफिसर आपसे रब्ता कर लेगा। आपकी कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स आपको बुला के आपसे मुलाकात करेंगे और आपका मसला हल होने तक आपके साथ राब्ते में रहेंगे। ये पिछले कुछ अरसे से हमने जो अपना फोकस है वो क्राइम कंट्रोल के साथ साथ सर्विस डिलीवरी पे भी ले आए हैं। हमारे जो खिदमत मरकज़ हैं वहाँ पे आने वाले लोगों की तादाद हमारे पुलिस स्टेशन में जाने वाले लोगों की तादाद से ज़्यादा है। हमारी नॉन कोर सर्विसेज जो हैं वो खिदमत सेंटर के ज़रिए भी एक्सेस की जा सकती हैं, हमारी ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए भी एक्सेस की जा सकती हैं। हमारा एक नंबर है 033 1787 1787। अगर इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें और हेलो हाय या सलाम लिख के इस पे व्हाट्सएप कर दें तो हमारी तमाम सर्विसेज जो ऑनलाइन हैं वो आपके पास खुल जाती हैं और उसमें से आप उसको एक्सेस कर सकती हैं। ये भी IG साहब ने पिछले दिनों इसका इफ्तिताह किया है। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम अपनी 32 एम्बेसीज़ के ज़रिए उनको 6 जो कोर सर्विसेज हैं वो वहाँ पे फ्राहम कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि एक तरफ तो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर मैनेजमेंट के ज़रिए एक बेहतर पुलिसिंग सर्विस दें और दूसरा आवाम तक पहुँचें, उनकी दहलीज तक पहुँचें। वो काम जिसके लिए आपको पहले पुलिस स्टेशन आना पड़ता था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कोई घरेलू मुलाजिम रख रहे हैं, कोई किराएदार रख रहे हैं, आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, हमारी ऑनलाइन ऐप पे उसका CNIC डालें, आपको उसकी डिटेल आ जाएगी।
ज़बरदस्त। सो ये हमारी उस एफर्ट का नतीजा है जो हम आवाम को सहूलत के साथ पुलिसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अब मुझे बता दें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई गई है कि हर जगह पर, हमारे शहर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं आप बेहतर तरीके से जानते हैं? मैं अपने इलाकों का जिक्र कर लूँ तो मुझे हर रोज़ वहाँ पर वारदातें पता चल रही होती है। सब्जाजार है, समनाबाद है, गुलशनेरा भी है, यहाँ पर मतलब आप अनगिनत वारदातें हैं हर रोज़। वही लोग हैं जो इन इलाकों में धंधनाते फिर रहे हैं और इलाके के SHO को डिटेल्स तो तमाम मालूम होती हैं, हाथ वहाँ तक पहुँचने की मुश्किलें। अच्छा, एक ये तासुर जो है मैं उसको डिस्पेल करना चाहता हूँ, उसको ज़ायल करना चाहता हूँ कि स्पेशली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी ये जो रोड साइड क्राइम है, स्नैचिंग है, रॉबरी है, इसका पुलिस को पता होता है और पुलिस जो है इस पे एक्शन नहीं लेती। कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है जो अपने इलाके में या किसी भी इलाके में इस किस्म के मुजरमों को स्पेयर करे। 2-3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से सीजनल क्राइम वेव आती है। पुलिस एफर्ट करती है, कोशिश करती है, वो लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, क्राइम नीचे आ जाते हैं। उसमें एक तो पहला जो मेन फैक्टर है, जब भी महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी जो हालात हैं दिगर गूँ होते हैं, क्राइम बढ़। अभी आगे जब धुंध का सीज़न शुरू होगा, फॉग शुरू होगी, भट्टा मजदूर और दीगर इस तरह के काम करने वाले लोग बेरोज़गार होंगे, तो भी पैटी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है। पुलिस उसके लिए कार्रवाई करती है, रिस्पांस करती है। जो ये तासुर है कि लाहौर में क्राइम बढ़ा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ बड़ी मौसर हिकमत अमली जो है वो अडॉप्ट की गई है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों और हफ्तों में आपको नुमायाँ बेहतरी नज़र आएगी। जो हमारा असल चैलेंज है वो ये है, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, कि जब एक दफ़ा ये क्रिमिनल पकड़ा जाए तो फिर अगले 10, 12, 15 साल वो दोबारा सड़क पे ना आ सके। बिल्कुल। अगर वो जिसको बड़ी एफर्ट और कोशिश से गिरफ़्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, अगर वो चंद माह के बाद दोबारा जो है ज़मानत पर या सुलह करके वापस आ जाता है तो वो तमाम मेहनत जो है वो रायगां चली जाती है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हर इदारे में वो एक होता ना, आप पूरे दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट, जैसे हमारे यहाँ पर अब 7-8 बजे एक मीटिंग बुलाई जाती है और सारे दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट के किसने क्या क्या किया। सो आपके पास कोई इलाकों की बुनियाद पर SHO से रिपोर्ट क्राइम कि कितना उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया है, वो ना आप इवेल्यूएशन करना शुरू करें तो बेहतरी भी आती है और किसी को पता होता है कि हम पे चेक एंड बैलेंस कम से कम रखा जा रहा है। जी, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों का बड़ा मुअस्सर निज़ाम है। रोज़ाना की बुनियाद पर DSR, डेली सिचुएशन रिपोर्ट जनरेट होती है जो तमाम कमांडर्स के पास जाती है और वो अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देख कर और वो चीज़ें जो करने की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्राइम हॉट स्पॉट्स हैं, नया क्राइम हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुआ है तो वहाँ पे जो अपनी मौजूदगी को और दीगर जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उनको बढ़ा देते हैं। इसी तरह हमारी हर माह क्राइम मीटिंग होती है जिसमें एक एक थाने के और एक एक सब डिवीज़न के क्राइम को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है और उसके ऊपर जज़ा और सज़ा भी होती है। और मैं लाहौर के शहरियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस उनकी सलामती के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उनको ये एतमाद रहना चाहिए कि पंजाब पुलिस कैपेबिलिटी के हवाले से और इंटेंट यानी नीयत के हवाले से इसमें फुली कमिटेड। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली हमें नज़र भी आएँ ताकि लोगों के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ रहे। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे शहर लाहौर में जो हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स की रौनकें बहाल हो रही हैं, मैचेज़ होने जा रहे हैं और फिर इसके साथ साथ ऑल्दो भी थोड़ा सा टाइम है, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी स्पेशल इंतजाम सिक्योरिटी के किए जाते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाती है जी मैच सिक्योरिटी के हवाले से। आज प्रैक्टिस मैच है और उसके लिए भी सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। सो वकास साहब से जान लेते हैं कि सिक्योरिटी के पेश नज़र क्या क्या इंतजाम हैं। जी सर, बयान कीजिएगा।
जी, इंग्लैंड की टीम लाहौर आ चुकी है और अपने प्रैक्टिस सेशन कर रही है। 28 को पहला मैच है एंड फिर 4 तारीख तक मैचेस चलेंगे। इसके लिए हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम किए हैं। तरह के इंतज़ाम हैं। एक वो इंतज़ाम हैं जो टीम और ऑफिशल्स की सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं। दूसरा जो तमाशाइयों की सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं जो इन मैचों को देखने के लिए आएंगे। और तीसरा ट्रैफिक को रवां-दवां रखने के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। और ये जो तीसरा कंपोनेंट है ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की लोकेशन जो है वो शहर के बिल्कुल सेंटर में है। और जब यहाँ पे एक्टिविटी होती है तो कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, लिबर्टी, ये सारे का सारा ब्लॉक होता है। और जब ये ब्लॉक होता है तो फिर इसका बैकलैश जो है बाकी जगहों पे आता है। इस दफ़ा पूरी कोशिश की गई है कि मैच के दौरान ये आर्टरीज़ जो हैं वो खुली रहें ताकि लोगों को जो मैच नहीं देख रहे उनको सफ़र करने में या रोड्स इस्तेमाल करने में दुश्वारी ना हो। जो तमाशाइयों की सिक्योरिटी के लिए स्टेडियम में 3 लेयर सिक्योरिटी है। जो लोग आएंगे वो अपनी पार्किंग जो मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग की गई है वहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके शटल सर्विस के ज़रिए जो कज़ाफ़ी स्टेडियम तक पहुँचेंगे। वहाँ पे वो 3 लेयर सिक्योरिटी में से गुजरने के बाद अंदर जाएंगे। मुझे ये बता दीजिएगा कुछ स्पेशल चीज़ें, आईडी कार्ड या कुछ ऐसी चीज़ें जो साथ लेकर आनी है? तमाम लोग आईडी कार्ड्स लेके आएंगे क्योंकि चूँकि ऑनलाइन टिकट्स लोगों ने ख़रीदे हैं तो आईडी कार्ड के बगैर इवन सिक्योरिटी क्लियर हों भी तो अंदर नहीं जा सकेंगे। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ें जिसकी टिकट के ऊपर फहरिस्त दी गई है जो स्टेडियम के अंदर ले जाना ममनू है वो साथ लेकर ना जाएं ताकि उनकी सहूलत है। लाहौर के शहरियों के लिए भी, लाहौर की पुलिस के लिए भी और ओवरऑल पंजाब की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, पुलिस, ये जो इंटरनेशनल टीम्स का यहाँ पे आना है इट इज़ मोर दैन क्रिकेट। ये एक पुरअमन मुल्क, पुरअमन शहर और एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के हवाले से दुनिया के नाम हमारा पैगाम है। दुनिया में बदकिस्मती से पिछले 20-25 साल में जो एक तासुर कायम हुआ अमन व अमान के हवाले से, ये शहर, ये जो इवेंट हैं ये उसको डिस्पेल करने में, उसको दूर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम इसी स्पिरिट से इसको अप्रोच कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि शहरी भी बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे और जो डिसिप्लिन और जो सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं उनको खुश दिली के साथ पूरा करेंगे और ताकि हम दुनिया में एक मैसेज भेज सकें कि हम एक पुरअमन शहर और पुरअमन सोसाइटी हैं। और इस सब में मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन शहरियों से भी जो कि थोड़ा सा परेशान इसलिए होते हैं कि जी रास्तों की बंदिश कर दी जाती है। ऑल्दो ये कहा जा रहा है कि जी सिर्फ टीम की मूवमेंट के टाइम रास्तों की बंदिश की जाएगी। सेकेंडली आपके लिए जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं वो हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, उनके साथ आपने भी बिल्कुल कोऑपरेट करना है। हम अक्सर देखते हैं कि लड़ाई झगड़े के वाक़यात हो जाते हैं। सो जो ड्यूटी पे लोग खड़े हैं प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनके साथ ताउन कीजिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अच्छा सर, एक जो मुझे हमेशा से चीज़ लगती है जब मैच ख़त्म होता है एक लोगों का जमे गफ़ीर होता है। सेकेंडली हमारे लाहौरिये इतने ज़िंदा दिल हैं, अगर टीम मैच जीत जाए पाकिस्तान की तो हम तो लिबर्टी राउंड अबाउट पे यहाँ वहाँ लोगों को देखते हैं, कुछ मनचले वन व्हीलिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हम अक्सर लिबर्टी पे देखते हैं रश सा भी हो जाता है। इसके लिए कोई प्लानिंग है? रोकने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? डिस्पर्सल पूरे का पूरा डिस्पर्सल प्लान है। मैच तो शायद 11 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी ड्यूटी रात 1, 1:30, 2 बजे तक रहेगी जब तक कि आखिरी शहरी भी अपने पूरे इत्मीनान के साथ अपने घर में चला नहीं जाता उस वक्त तक हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। न सिर्फ इस किस्म की जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए बल्कि जो शहरी अपने घरों को वापस जा रहे हैं सड़कों पे और उनके घरों में उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लाहौर पुलिस मौजूद रहेगी। सही, तो आपका ताउन भी इस सब के लिए दरकार है कि आपको ख़वातीन उस पोस्ट पर नज़र आ रही हैं जो ख़ास तौर पर कहा जाता था वो रोब और दबदबा जो है वो जो एक पुलिस ऑफिसर में हम देखते हैं वो आपको खातून पुलिस ऑफिसर में भी नज़र आएगा। बीइंग अ वुमन हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। सो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस होता है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ आप जब देखते हैं कोई खातून ऑफिसर इस सीट पे बैठी है तो आपको खुद ब खुद तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस होता है और फिर बहुत सारे लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए हमारी इस तरह की ऑफिसर्स जो हैं वो मोटिवेशन भी होती है। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला अब हमने आगे बढ़ाना है और आपको बताना है कि जी आज दुनिया भर समेत पाकिस्तान में टूरिज्म का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यानी जिसे कहते हैं जी सियाहत का आलमी दिन। सियाहत को फ़रोग देने के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस कदर कुदरती हुस्न से नवाजा है कि बस आप जिधर भी जाते हैं देख के आप दंगी रह जाते हैं। सियाहत को फ़रोग देने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन सियाहती मकामात की हिफाजत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, सियाहत के पेश नज़र जो लोग इन डिफरेंट जगहों पर जाते हैं उनकी सहूलियात के लिए क्या किया जा रहा है, बुनियादी तौर पर हम ये दिन मनाते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है। हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट मौजूद हैं जी एहसान भुट्टा साहब, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या बहुत हाल चाल है शुक्रिया। आपके? ये ठीक ठाक जी। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा बुनियादी मकसद क्या आज का दिन मनाने का। ये 1980 में ये शुरू हुआ था वर्ल्ड टूरिज़म डे, और ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं मनाते हैं। इस साल का जो थीम है वो है री थिंकिंग टूरिज़म आफ्टर पेंडेमिक। कोविड आया या अभी फ्लड आ गया है तो उससे एकदम स्टेटस को या जो है ना टूरिज़म वगैरह रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, तो ये जब अगर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाए तो आपने कैसे अपने आप को ढालना है, तो इसकी थीम इस बार ये है। तो इस बार जो हमने कोशिश की थी, ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे नहीं बल्कि हमने इसको पूरा वीक के तौर पर सेरेमनी हमने रखी हैं। ये 23rd और 24th को हमने 2 डेज़ के लिए हेरिटेज साइट्स के ऊपर जो हम फोटोग्राफिक कंपटीशन कराते हैं उनकी एग्जीबिशन करवाई है अलहमरा आर्ट गैलरी में। और ये आर्ट जो हमारा वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो गुरुद्वारे या हिंदुओं के टेम्पल्स वगैरह होते हैं, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, तो वो उनका कस्टोडियन वो होता है, उनके साथ भी हमारा एक MOU साइन हो गया है, तो इसलिए हमने वो भी खुलवाए हैं जो पहले वैसे कभी नहीं खुल सकते, तो उनकी एग्जीबिशन हुई है। फिर उसके बाद हमारा 25 सितंबर को जो हमने एक जो थीम्स हैं इस साल की जो टूरिज्म डे मनाने की, एक ये है कि हाउ टू इम्प्रूव द गवर्नेंस कैसे आपने इम्प्रूव करनी, मरी का वाक़या आप सबके सामने है। दूसरा है कि इन फ्यूचर आप टूरिज़्म को कैसे देखते हैं, और तीसरा यह है री थिंकिंग टूरिज़्म, कि पेंडेमिक या इस तरह का जो आ जाए आफत आ जाए तो आपने क्या करना है। इन तीनों पे बाकायदा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर डिस्कशन की और हमें काफ़ी अच्छी इसमें सजेशंस भी आई हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, चूँकि इंडस्ट्री है ना, तो होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रैवल गाइड और ट्रैवल एजेंसीज भी इसका बहुत पार्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो कल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के थ्रू हमने पूरा इनका भी एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस करवाई है, और आज सुबह आपके आने से पहले हमने अवेयरनेस वॉक की है जिसमें बच्चे बच्चियां स्कूलों के और ये सारे हैं, ताकि वर्ल्ड टूरिज्म डे का बताया जाए। और अब रात के टाइम जो लास्ट होगा वो हमारा शालामार गार्डन में बाय नाइट जो हमारा टूरिज्म का इवेंट होता है उसमें शालामार की हिस्ट्री बताई जाएगी, वो शहजादा जहांगीर और वो जो है मुगलिया ख़ानदान का जो कल्चर था वो दिखाया आज के दिन के प्रोग्राम्स क्या हैं वो हमें बता दिया। अब कुछ जगह हमारी पॉइंट्स ऐसे जहाँ पर सियाहत के फ़रोग से सियाह ज़्यादा जाते हैं, जी जी, तो उनकी हिफाजत, वहाँ पर सियाहों को दी जाने वाली सहूलियात कैसे इंश्योर किया जा रहा है। ये मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे मेरी हुई थी बात तो हमने बताया था हम पंजाब टूरिज्म स्क्वाड लॉन्च कर रहे हैं। तो ये उस वक्त तो हमने मरी के लिए लॉन्च किया था 13 अगस्त को, 14 अगस्त के मुनासबत से। तो 7 सितंबर से ना उसकी वो हो जाती है, ये पीक सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो वो हमने पूरा स्क्वाड जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, मतलब टेक्सला मोनूमेंट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लाहौर के अंदर 8 साइट्स हैं, देखिए लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, वजीर खान मॉस्क, लाहौर म्यूज़ियम, फिर शालामार गार्डन, जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, और सैटरडे संडे को लाहौर जू पे भी। तो ये वो जो स्क्वाड के बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे यूनिफॉर्म डिसिप्लिन हैं, उनका फर्स्ट एड भी होती है, अगर किसी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो गाड़ी भी वो ठीक कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हैं, और उनको गाइड करना भी है, फैसिलिटेट करना है टूरिस्ट और टूरिस्ट फैमिलीज़ को। तो एक मुझे याद है कि शालामार गार्डन और लाहौर म्यूज़ियम में ना सबसे ज़्यादा फॉरनर्स आते हैं, तो उनके लिए होता है ना इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना और सही हिस्ट्री बताना, वरना कई प्राइवेट गाइड्स को हिस्ट्री का भी सही नहीं पता होता, तो ये वो काम भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, इससे सिक्योरिटी भी हुई है, और वो जो फैमिलीज आना शुरू हुई थी उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा खुशी है कि कोई हमें देख रहा है और वो हमारी हेल्प आउट कर रहा है। हालिया सैलाब की वजह से आप क्या समझते हैं, क्या क्या नुकसान हुए, ओवरकम करने में कितना टाइम मिलेगा? मैडम ये तो आपको पता है हमारा DG खान और राजनपुर पंजाब का, बाकी KP के सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, हमने भी उनके साथ मिल के जो हम कर सकते थे। अब ये दोनों जो अजला मैंने आपको बताए हैं साउथ पंजाब के, वहाँ पे हमारी जो कश्तियाँ होती हैं, बोट्स चाचरा शरीफ में है या और हमारी जहाँ पे हैं, वो हमने हैंड ओवर कर दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, रेस्क्यू को, कि हेल्प आउट करें, लोगों को बाहर निकालें।
अब रिहेबिलिटेशन का टाइम आया है। तो हमने जो एनालिसिस किया है, हमारी कोई तकरीबन 10 साइट्स हैं। हड़प्पा म्यूजियम की भी ना वो जो है वॉल टूट गई है बारिशों की वजह से। जो हरंड फोर्ट है राजनपुर में, उसकी भी सारी बाउंड्री वॉल ख़राब हो गई है। तो ये हमें ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था कि प्लानिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आप एस्टीमेट लगा दीजिए। हमने वो 10 साइट्स का आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने लगा के भेज दिया है और वो कह रहे हैं कि अगले महीने तक अप्रूवल होगा, तो अगले 6 से 8 महीने के अंदर हम ये काम मुकम्मल कर सकेंगे। सही। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि हमने जैसे कि बात की कि सियाहत को फ़रोग देना अब वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी लेने हैं कि हम सियाहों के लिए आसानियाँ पैदा करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिस किसी सियाती मकामात पर चले जाए वहाँ पर लोगों को शिकायत ये रहती हैं कि हर चीज़ की ओवर चार्जिंग की जाती है। कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए? ये एक तो ये जो आपने बात की ना, इन्फ्लेशन के जो ना मेरे हाथ में है ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने ना सब्सिडाइज फैमिलीज गालास शुरू किए हैं TDCP ने और आर्कियोलॉजी डायरेक्टर के साथ मिलके। ये लास्ट 1.5 मंथ में आप हैरान होंगे, 5 गालास, जिसमें अगर कोई प्राइवेट टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी लेके जाए तो 10-12 हज़ार वो फी गाला 1-2 दिन के ले लेते हैं। हमने तो कोई 4,000 से 5,000 के दौरान रखा है लिमिट। क्यों? क्योंकि वो जो हम सब्सिडाइज उनका जो कोस्टर का आना जाना पेट्रोल है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। खाना पीना हमारे अपने रिजॉर्ट पे, तो आम मार्केट में अगर वो 2,000 का खाना 2 फैमिली खा रहे हैं, वो हम 500 में दे रहे हैं। तो इससे सब्सिडाइज करके जब आपने इतने रेट कम कर दिए हैं, और ये सिक्योरिटी और सेफ्टी भी है क्योंकि हमारे पास स्क्वाड भी मौजूद है, वो भी साथ जाते हैं, तो ये लोगों ने बहुत खुश हुए हैं और ये सारे के सारे हिट हुए हैं। फैमिलीज़ का मैं लेके जाना चाह रहा था। और सेकेंडली मैंने कहा था नो फ्री लंच, इनके फ्री राइडर नहीं होंगे, आप पेमेंट करें लेकिन कम करें, लेकिन हम पेमेंट के साथ जाएंगे, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। थर्डली जो हुआ है वो जो डबल डेकर बस है हमारी साइट सीइंग बस, मैं उसी तरफ आने वाली थी कि वो लाहौर में कब कब चलती है, उसकी टाइमिंग बता दें और किस तरह से, मतलब आपको पहले कोई बुकिंग शुकिंग नहीं करानी पड़ती? नहीं, वो बुकिंग वैसे जो होता है ना हमारे वीकेंड्स, इस पे ज़्यादा रश होता है, इसलिए उधर ज़रूर आप बुकिंग करवा के जाइए। अब हमने टिकटिंग भी उसकी शुरू कर रहे हैं। ये क्या तरीक़ेकार है बुकिंग कराने का? अभी तो वो जो है ना फ़ोन पे उन्होंने हेल्पलाइन वो नंबर दिया हुआ है, तो उस पे वो क्या बुकिंग हो वेदर जाती है। चेंज हो रहा है तो सब लोग चाहेंगे कि वो उसमें सफ़र करें और मौसम को एंजॉय करें। वो इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना हमें 9 न्यू डबल डेकर्स का भी अप्रूवल दे दिया है। ये जनवरी और फरवरी में आ जाएंगी हमारे पास, टेंडर हो गया है, तो उससे फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगी ना। और 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा लाहौर में 6 चलेंगी। तो एक तो आज की दिन की मुनासबत से हमने 10% ऑफ कर दिया, यानी कि आप किसी रिजॉर्ट में जाएं या डबल डेकर सैर करें तो आपको 10% कम आज पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंडली हमने टिकटिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं कि ऑनलाइन ही आप इसकी टिकट बुक कराएं और वहाँ पे आधा घंटा जिस बस में आप जाते हैं पेमेंट करें तो आप हो जाएंगे। अगर आधे घंटे तक आपका टाइम ना आए तो फिर हम उसको अल्टरनेट को भी दे सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हाँ, फ्यूचर प्लान एक तो हमने वाटर स्पोर्ट्स पे बड़ा फोकस किया है। ये 3 जो नई साइट्स हैं चकवाल की, अभी हमने ये जो सैटरडे संडे गुजरा है, एक ढोकटालियाँ एक नई जगह है, उसमें हमने ये रिजॉर्ट भी खोला है और वाटर स्पोर्ट्स भी हैं और माइंस के साथ हमने लिंक किया हुआ, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को भी और वाटर स्पोर्ट्स के साथ भी। फैमिलीज़ गई हैं 52 फैमिलीज़, हैरान हो गए इतने लोग हमारे पास 3 कोस्टें भर के गई हैं। ढोकटालियाँ है, फिर लखवाल डैम है, वहाँ पे भी हम अगले महीने शुरू करने लगे हैं। धराबी डैम हमने शुरू कर दिया है। चाचना शरीफ जो रहीम यार खान है बोटिंग कर दी, और अपना मियाँ वाली का जो है दाऊद खेल, वहाँ पे हमें एक मिला था इरीगेशन से, उस पर भी हमने जिप लाइनिंग और ये फैमिली किड्स एरिया जो है वो डेवलप करके और बोट्स साथ मिला के शुरू किया। ये हम बोटिंग का है। इसके अलावा फैमिली गालास मैंने आपको जिक्र किया है, डबल डेकर बस हैं, और हमारा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हेरिटेज साइट, उसमें हमारा बड़ा फोकस है कि उसको हम साथ फर्ज करें। टेक्सला म्यूजियम हमारा पिंडी का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे हमने कोस्टर दी है। वो कोस्टर बच्चियों के स्कूलों को पिक करती है, वहाँ से सैटरडे संडे को ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो वहाँ से लेके आते हैं, या वो सेंटोरस जो मॉल है वहाँ से वो विजिटर्स को लेती है, टेक्सला लेके जाती है, उनको गाइडेड टूर देते हैं। 5 मॉन्यूमेंट्स का पंजाब टूरिज्म स्क्वाड उसकी हिफाजत के लिए मौजूद होता है और वो वापस उधर छोड़ देते हैं, तो इससे बड़ा एडवांटेज हुआ है। सही मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? आज के दिन की मुनासबत जिस तरह रीथिंकिंग टूरिज्म है ना, तो हमें हमारी रीथिंकिंग ना सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में भी चेंज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर। आप जहाँ जाते हैं गन फेंक देते हैं, रैपर फेंक देते हैं, टिन आपने बोतल पी है वहीं पे फेंक दी, हालांकि डस्टबिन भी नजर आ रहा है। तो ये हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चियों को स्कूलों को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को एक सफाई रखिए, ग्रेफिटी ना कीजिए, और थर्डली जो इम्पोर्टेंट है कि बोतल वगैरह जो है वो डस्टबिन के अंदर डालें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैसेज है प्लांटेशन। बिल्कुल इन दी एंड हम यही मैसेज आपको देना चाहेंगे कि आप लोगों में से जो भी किसी सियाती मकामात पे जाए सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये कुदरती मनाजिर, ये कुदरती हुस्न ज़रूरी है कि हम भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करें और सफाई सुथराई में
अहम किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।